हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम बनाया कैसे जाता है। हमने कुछ एग्जांपल देखा था और मैंने आपको बताया था हाउ टू मेक अ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि ब्लॉक डायग्राम आप लीनियर का भी बना सकते हैं एंड नॉन लीनियर का भी बना सकते हैं। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि ब्लॉक डायग्राम जब आप बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि वो यूनिक ब्लॉक डायग्राम बने, ठीक है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अलग अलग तरीके से ब्लॉक डायग्राम को बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम के कुछ कनेक्शंस के बारे में कि ब्लॉक डायग्राम का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम को मैंने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इसका जो पहला टाइप है दैट इज सीरीज कनेक्शन। ब्लॉक डायग्राम के सीरीज कनेक्शन के बारे में अगर मैं सीरीज कनेक्शन को दूसरा नाम देना चाहूं तो मैं बोलूंगा कैस्केड कनेक्शन। तो इसको मैं कैस्केड कनेक्शन भी बोल सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूं तो ये है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या होता है, हम बहुत सारे ब्लॉक्स को सीरीज में भी देखेंगे, बहुत सारे ब्लॉक्स को पैरेलल के अंदर भी देखेंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट टाइप अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो ये है आपका फीडबैक कनेक्शन। फीडबैक मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, लेकिन आज यहां हम पढ़ेंगे कि कैसे इन चीजों को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज के बारे में, फिर देखेंगे पैरेलल के बारे में, फिर देखेंगे इसके फीडबैक के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम। जब मैं बात करता हूं सीरीज की तो सीरीज कनेक्शन या फिर कैस्केड कनेक्शन, इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सीरीज बोलते किसको हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। वैसे आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से सीरीज को समझा हुआ होगा, लेकिन मैं एक फटाक से क्विक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। सपोज यू हैव अ 2 ब्लॉक्स, आपके पास 2 ब्लॉक हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का कुछ इनपुट है और कुछ आउटपुट है। सपोज फर्स्ट ब्लॉक का जो इनपुट है इसको मैं 1 नाम देता हूं और जो इसका आउटपुट है इसको मैं 2 नाम देता हूं। सिमिलरली जो सेकंड मेरा ब्लॉक है इसका जो इनपुट रहने वाला है इसको मैं 1 डैश नाम दे देता हूं और इसको मैं 2 डैश नाम दे देता हूं। अब अगर मुझे इन ब्लॉक्स को सीरीज के अंदर कनेक्शन करना है तो सीरीज कनेक्शन का मतलब है जो फर्स्ट ब्लॉक का आउटपुट होगा, जो फर्स्ट ब्लॉक का क्या होगा, आउटपुट होगा, क्योंकि इसमें 2 वायर है, एक इनपुट और एक आउटपुट। जो फर्स्ट ब्लॉक का आउटपुट होगा उसको मैं बेसिकली कनेक्ट कर देता हूं सेकंड ब्लॉक के इनपुट से। अगर मैं इसको सेकंड ब्लॉक के इनपुट से कनेक्ट करूंगा तो मेरा ये क्या कहलाएगा, सीरीज कनेक्शन। इसी तरीके से अब मुझे ब्लॉक डायग्राम्स के अंदर या कह दूं कि ब्लॉक के अंदर मुझे सीरीज या फिर कैस्केड कनेक्शन को पढ़ना है। इसको समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैं आपके सामने अभी एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ब्लॉक डायग्राम या फिर सीरीज कनेक्शन या फिर कैस्केड कनेक्शन ब्लॉक डायग्राम का किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं एक ब्लॉक लेता हूं जिसका मैं कुछ गेन लूंगा। इसका गेन है G1S, ठीक है, ये फर्स्ट ब्लॉक है आपका। सेकंड जो ब्लॉक मेरा रहने वाला है इसको मैं ले लेता हूं G2S। सेकंड जो ब्लॉक है उसका गेन क्या हो जाएगा आपका G2S, और यहां पर कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा। अब मैंने आपको बताया हुआ है, लास्ट क्लास में भी बताया था, ब्लॉक डायग्राम जब हम पढ़ रहे थे, जब फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं, फर्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं, तो यहां पर जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वायर रहेगी उसको हम इनपुट डिनोट करेंगे। और इनपुट को सपोज मैं बोलता हूं RS। मैंने आपको बताया है RS हम बोलते हैं रेफरेंस सिग्नल को। रेफरेंस के बाद जो यहां पर आउटपुट निकलता है, ठीक है, उसको अब मैं सपोज करिए मैं लेट कर लेता हूं Z1, Z या ZS से डिनोट कर लेता हूं। ZS ये एक जस्ट मैं डिनोट कर रहा हूं, आप किसी भी अल्फाबेट को यहां पर चूज कर सकते हैं, Y कर लीजिए, X कर लीजिए, कुछ भी आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं। और जो आउटपुट मेरा निकलता है उस आउटपुट को मैं बोलता हूं CS। CS मतलब जो कंट्रोल्ड आउटपुट आपका निकला C, ठीक है। तो ये इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ और बीच में मैंने एक सिग्नल ले लिया। अब बात ये होती है कि जब भी मैं बात करूंगा कि मुझे CS आउटपुट निकालना है, तो एक बार आप इसे भूल जाइए, फर्स्ट ब्लॉक को, CS के बारे में बात करते हैं। तो CS की जो यहां पर इक्वेशन निकलेगी वो क्या होगी, CS इज इक्वल्स टू G2S, जो कि किसके साथ आ रहा है, Z1 के साथ आ रहा है। अभी आपको पीछे वाले ब्लॉक के बारे में नहीं पता तो मैं यहां पर बोल दूंगा G2S डॉट ZS, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो मैं कह सकता हूं दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 टू सॉल्व CS। अब बात आती है कि मैंने यहां ZS यूज करा है, लेकिन वो तो इसका आउटपुट था फर्स्ट ब्लॉक का, तो वो ZS है क्या। जब मैं ZS की बात करता हूं तो वो ZS बेसिकली क्या होगा, फर्स्ट ब्लॉक का आउटपुट। तो फर्स्ट ब्लॉक का आउटपुट किससे बना है, इनपुट और उसके गेन से। वो गेन क्या है, G1S डॉट RS। RS क्या है आपका, रेफरेंस, इक्वेशन नंबर 2।
अब आप देख रहे हैं इसके अंदर भी ZS है, इसके अंदर भी ZS है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आप इक्वेशन नंबर 2 की ZS की वैल्यू को उठा करके अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। तो फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से होने वाला है, CS इज इक्वल्स टू G2S डॉट, अब ये मल्टीप्लाई है तो हम भी यहां पर मल्टीप्लाई ही यूज करेंगे और ये दो वैल्यूज यहां पर मैं पुट करूंगा, G1S डॉट RS एंड ब्लॉक इज क्लोज्ड। अब मैं बोल सकता हूं कि जो मुझे यहां पर आउटपुट मिला है ये एक कैस्केड कनेक्शन या फिर सीरीज कनेक्शन का आउटपुट है। थोड़ा सा इसका सिंप्लीफाई फॉर्म और लिख लेते हैं हम, जो कि क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूं। जो मेरा आउटपुट था CS वो क्या बन गया, G1S डॉट G2S डॉट RS। लास्ट स्लाइड में देखिए, G1 ये रहा आपका, G2 ये रहा आपका, RS ये रहा आपका, और इसको सबको जो आउटपुट निकला था वो क्या था, बेसिकली CS के साथ, मतलब जो भी आपका कंट्रोल सिग्नल था। अब बात ये आती है कि अगर मैंने इस ब्लॉक को इस तरीके से डिफाइन किया तो मैंने इससे समझा क्या। भाई आप सीरीज कनेक्शन पढ़ रहे हैं ब्लॉक्स का, कैस्केड कनेक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपको इससे कुछ समझ में आना चाहिए। तो समझ में ये आया कि जो मैंने दो ब्लॉक्स देखे थे यहां पर, पहला ब्लॉक मेरा था G1S, सेकेंड ब्लॉक मेरा था G2S, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे एक सिंगल ब्लॉक मिल गया। वो कैसे मिला, वो इस तरीके से मिला कि जब मैं बात करता हूं ट्रांसफर फंक्शन की, तो ट्रांसफर फंक्शन मैंने आपको बता रखा है लाप्लास ऑफ आउटपुट वेरिएबल टू लाप्लास ऑफ इनपुट वेरिएबल व्हेन इनिशियल कंडीशन इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आउटपुट वेरिएबल क्या है आपका CS और इनपुट वेरिएबल क्या है आपका RS। तो क्या मैं इसको, इस RS को डिवाइड करके इधर ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकता हूं। तो मेरे पास क्या बचने वाला है, GS डॉट मतलब G1S डॉट G2S, मतलब फर्स्ट ब्लॉक का जो गेन है मल्टीप्लाइड विद सेकेंड ब्लॉक का जो गेन है। अब बात ये थी कि जो पहले मैंने डायग्राम देखा उसमें दो अलग अलग ब्लॉक थे, एक G1 और एक G2। तो यहां पर अगर मैं इसको क्या बोलता हूं, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन मेरी रहती है, एक जो ट्रांसफर फंक्शन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, अगर मैं उससे कंपेयर करूं इसको, तो कंपैरिजन में वही CS बाई RS, वहां पर एक सिंगल ब्लॉक होता है। तो यहां पर सिंगल ब्लॉक का जो आउटपुट है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं बोलता हूं कि दो ब्लॉक्स मेरे कैस्केड कनेक्शन में थे, तो आउटपुट, इनपुट और आउटपुट तो मेरे वही रहने वाले हैं, वही RS रहने वाला है, वही आउटपुट मेरा CS रहने वाला है। लेकिन जो ब्लॉक वहां पर मैंने दो देखे थे उनको मैं कन्वर्ट करके एक ही लिख सकता हूं, मतलब मैं बोल सकता हूं G1S डॉट G2S। तो इससे मैंने ये देखा कि अगर मैं बात करता हूं सीरीज कनेक्शन के बारे में या कैस्केड कनेक्शन के बारे में, तो जितने भी ब्लॉक्स के अंदर, सीरीज के अंदर कोई भी ब्लॉक होगा, तो इन सीरीज ब्लॉक्स के जो गेन होंगे उनका मैं क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट कर दूंगा। तो बेसिकली अगर इसकी मैं एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करूं कि सीरीज कनेक्शन आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, when you have a two blocks or more than two blocks, आपको दो या दो से अधिक अगर ब्लॉक्स मिलते हैं तो उनके गेन के प्रोडक्ट अगर आप कर देंगे, चाहे वो कितने भी ब्लॉक हो, n ब्लॉक हो, 3 हो, 5 हो, n तक हो, आप क्या उनके सबके सब सारे के सारे गेन्स को अगर प्रोडक्ट करके एक सिंगल ब्लॉक बना देंगे तो आप बोलते हैं कि आपने सीरीज कनेक्शन को या कैस्केड कनेक्शन को क्या किया, सॉल्व कर लिया। सिमिलरली एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। मैं अब यहां पर क्या करता हूं, n ब्लॉक यूज करता हूं। ठीक है, ये मेरा इनपुट था जिसको मैं वापस से RS से ही डिनोट कर रहा हूं। फर्स्ट जो मेरा गेन है ये है आपका G1S, सेकेंड जो मेरा गेन है ये है आपका G2S। इसी तरीके से थर्ड जो मेरा ब्लॉक रहेगा उसका जो गेन रहेगा G3S, और इसी तरीके से मैं चलता रहूंगा और एंड में एक लाइन पे पहुंचूंगा जो मेरा है N ब्लॉक, जिसको मैं बोलूंगा GNS। मतलब यहां पर मैंने क्या यूज किया है, N ब्लॉक यूज किए हैं, और लास्ट में जो आउटपुट मेरा निकलने वाला है वो क्या है, बेसिकली CS। तो जो मैंने आपको सीरीज कनेक्शन के बारे में या कैस्केड कनेक्शन के बारे में समझाया, उससे एक जनरल एक डेफिनेशन फटाक से, डेफिनेशन क्या, इसको एक फटाक से हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मेरे पास इस तरीके से सीरीज कनेक्शन आ गया तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एक सिंगल ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, जिसमें इनपुट तो बेसिकली RS ही होगा रेफरेंस, आउटपुट बेसिकली वो CS ही होगा। लेकिन होगा क्या, जो बीच में जो गेन आएंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज गेन्स। तो मैं बोलूंगा G1S डॉट G2S डॉट G3S। इसी तरीके से चलता हुआ मैं पहुंचूंगा कहां पर, GNS के ऊपर। तो ये था आपका कैस्केड कनेक्शन के बारे में कि अगर किसी भी ब्लॉक डायग्राम में सीरीज कनेक्शन या कैस्केड कनेक्शन आ जाता है तो हम उनके जितने भी ब्लॉक्स मेरे को यहां पर प्रोवाइडेड हैं 1 2 5 अप टू n, सारे गेन को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करके एक सिंगल ब्लॉक बना लूंगा। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर के जब हमें बहुत कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम्स मिलेंगे तो उसको सॉल्यूशन करना भी तो हमें आना चाहिए। तो जितने भी ब्लॉक्स आपको सीरीज में मिलने वाले हैं आप सब उनका क्या कर देंगे, सारे के सारे गेन्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था पैरेलल कनेक्शन ऑफ
ब्लॉक डायग्राम, तो पैरेलल कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। इसको भी समझने के लिए मैं छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन दूंगा पैरेलल का। अगर आपके पास कोई दो डिवाइसेस हैं, ठीक है, सेम वही एग्जांपल है जैसा पहले लिया था, इसका इनपुट जो है इसको मैं 1 और जो आउटपुट है इसको 2 नाम देता हूं, ठीक है, और जो सेकंड डिवाइस है आपकी उसका जो इनपुट रहेगा उसको मैं 1 डैश नाम देता हूं और आउटपुट जो है उसको मैं 2 डैश नाम दे देता हूं। अगर मुझे इनको पैरेलल कनेक्शन करना है, दो ब्लॉक्स का मुझे क्या करना है, पैरेलल कनेक्शन करना है, तो बेसिक पैरेलल कनेक्शन बोलता है जो फर्स्ट ब्लॉक का इनपुट है और जो सेकंड ब्लॉक का इनपुट है आप आपस में इन दोनों को कनेक्ट कर दें। लेकिन सीरीज में क्या था, सीरीज में था फर्स्ट ब्लॉक का जो आउटपुट था 2 पॉइंट, उसको मैं सेकंड ब्लॉक के इनपुट 1 डैश से मिलाता था, तो सीरीज में ये कनेक्शन चलता था, ठीक है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, दोनों के इनपुट को कनेक्ट करना है एज वेल एज दोनों के आउटपुट को भी कनेक्ट करना है। इस तरीके का जो भी सिस्टम आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। ये बेसिक था, आपने पढ़ा हुआ है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, बहुत अच्छे से आप इसे जानते हैं। अब चलते हैं हम ब्लॉक डायग्राम्स के अंदर वापस से। जो ब्लॉक डायग्राम हमने पढ़ा है पैरेलल कनेक्शन के लिए, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए भी वापस से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, पैरेलल कनेक्शन जब ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जितने भी ब्लॉक आपको दिए जाएं 1 2 5 10 अप टू n, उनका इनपुट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें भी क्या था, इनपुट दोनों का एक ही वायर से जा रहा था, तो ये मैंने इनपुट लिया जिसको मैंने क्या डिनोट करा, RS डिनोट कर दिया। अब यहां पर मैं एक गेन लेने वाला हूं, फर्स्ट ब्लॉक का गेन जिसको मैं बोलूंगा G1S। ऐसे ही मैं एक सेकेंड ब्लॉक का गेन लूंगा जिसको मैं बोलूंगा G2S, क्योंकि मैंने आपको बोला दोनों का इनपुट सेम होना चाहिए, तो सेम इनपुट के लिए या तो मैं यहां पर भी RS दे दूं या फिर मैं यहां से एक RS उठा करके इसमें दे देता हूं, एक ही बात होती है। अगर RS इधर जा रहा है तो वो RS ही इधर जा रहा होगा, ऐसा हम मानते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे चल करके क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे तो और दो वैल्यूज थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पर समर लगाना पड़ेगा जिसमें दोनों की वैल्यू सपोज मैं ले लेता हूं पॉजिटिव। आप अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हैं, देखिए इसका गेन पॉजिटिव भी हो सकता था, इसका गेन नेगेटिव भी हो सकता था, ठीक है। और यहां से इसका क्या निकलने वाला है, आउटपुट, जिसको मैं डिनोट करता हूं CS से। वापस से अब जो दो रेफरेंस यहां पर आए उनको मैं किसी भी एक अल्फाबेट से डिनोट कर लेता हूं। सपोज मैं इसको करता हूं Z1S और इसको कर देता हूं Z2S। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिनोशन आप ले सकते हैं, जो जिस भी चीज से आप इसको डिनोट करना चाहें कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं आउटपुट CS, क्या है CS, यहां पर CS की वैल्यू है आपकी दो सिग्नल से मिलकर के बनी। अभी आप पीछे वाले सारे ब्लॉक को भूल जाइए, ये देखिए कि कौन सी वैल्यूज आकर के इसको बनाती हैं। तो ऊपर से Z1 आता है, नीचे से Z2 आता है, दोनों प्लस में है और CS निकल जाता है। तो मैं यहां बोलूंगा कि Z1S प्लस Z2S अगर मैं कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, आउटपुट, इस ब्लॉक का आउटपुट मिल जाता है। अब बात क्या होती है, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, Z1 और Z2 दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो Z1 को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो Z1 वाला पाथ देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ Z1 वाला पाथ देखेंगे। Z1 वाला पाथ देखने के लिए मुझे गेन मिला है G1S और इनपुट मिला है RS। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरा Z1S रहने वाला है, Z1S, इसको मैं बोल सकता हूं G1S जो गेन था उससे जो मल्टीप्लाइड मेरा था RS जो इनपुट, उसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूं। देखिए ये था आपका G1S, ये वाला, ठीक है, G1S, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, RS से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, Z1S। यही इक्वेशन हमने वहां पर नेक्स्ट स्लाइड में लिखी है। सिमिलरली सेकंड स्लाइड की सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, या इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, तो थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं जो कि Z2 पे डिफाइन करेगी। Z2S क्या होगा, यहां से जो इनपुट आ रहा है RS मल्टीप्लाइड विद G2S। तो किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको लिख सकता हूं Z2S should be equals to Z2S dot RS, that is equation number 3. Now according to equation number 1 ऐसा बोला जा सकता है कि आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों की वैल्यूज उठा करके किसमें पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। जैसा ही मैं ऐसे करूंगा, देख लेते हैं पीछे क्या वैल्यूज थी। जैसा ही मैं ऐसे करता हूं तो CS इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 था, तो CS की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली आपका जो CS हो जाएगा यहां पर आउटपुट, दैट वुड बी Z1। मैं एक बार चलो लिख देता हूं वापस से, Z1S प्लस Z2S। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। वो क्या है, ये है आपका G1S डॉट RS प्लस, ये मैंने जो इक्वेशन लिखी ये है आपकी Z1 के लिए। सिमिलरली Z2 के लिए जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो क्या हो जाएगी, G2
एस डॉट आर एस, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी ये क्या हो गई है आपकी Z2 के लिए। अब क्योंकि इसमें आर एस कॉमन दिख रहा है तो देखिए सिंप्लीफाई तो हर चीज को करना होता है हमें, तो जैसे ही मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं यहां पर आर एस को ले लेता हूं कॉमन। जैसे ही मैं आर एस को कॉमन लेता हूं तो ये मेरे पास बनता है G1S प्लस G2S। अब वापस से सेम इक्वेशन आ जाती है, सेम बात आ जाती है कि अगर मैं इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो ट्रांसफर फंक्शन की होती है उससे कंपेयर करता हूं, तो ट्रांसफर फंक्शन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में भी बता दिया, फिर वापस से लिख देता हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ही लिख लेते हैं इसको भी। जो ट्रांसफर फंक्शन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है वो रहती है आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर मैं इस इक्वेशन को, जो मेरी लास्ट इक्वेशन आई थी, इसको इस तरीके से बनाना चाहूं तो CS के अपॉन में मुझे इस RS को रखना है, तो बाकी सारी चीजें एज इट इज इधर रह जाएंगी। तो देखिए ऐसे कैसे लिखते हैं, तो CS बाई RS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G1S मतलब फर्स्ट ब्लॉक का गेन प्लस या सम कर देंगे इसको सेकेंड ब्लॉक के गेन के साथ। तो मुझे इस चीज से ये समझ में आया कि अगर कोई भी ब्लॉक दो या दो से अधिक या कितने भी ब्लॉक n ब्लॉक अगर पैरेलल में होंगे तो उन सारे गेन्स का मैं क्या कर दूंगा, एक पॉजिटिव कर दूंगा, मतलब प्लस कर दूंगा उन सारे गेन्स को। तो अगर मैं उस ब्लॉक डायग्राम को छोटे से एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई यहां तो था इनपुट और यहां पे जो गेन आया वो गेन बन गया आपका G1S प्लस G2S और यहां पर आपका निकल गया आउटपुट जिसको मैं CS से डिनोट कर दूंगा। तो मैंने ये देखा कि अगर कोई दो या दो से ज्यादा ब्लॉक्स मुझे पैरेलल में मिलेंगे, अब प्लस हो माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा सेकंड ब्लॉक यहां पर नेगेटिव होता, सेकंड ब्लॉक की बात करता हूं, ये वाला जो मेरा सेकंड ब्लॉक है ये अगर यहां पर प्लस की जगह क्या होता, नेगेटिव होता, तो क्या फर्क पड़ता, यहां पर नेगेटिव आ जाता। इसके नेगेटिव आने की वजह से क्या होता, जो मैंने ये वैल्यू लिखी है यहां नेगेटिव हो जाता, यहां नेगेटिव हो जाता, यहां नेगेटिव हो जाता। जब ये नेगेटिव होता तो फाइनल इक्वेशन में यहां नेगेटिव हो जाता और इस फाइनल इक्वेशन के अंदर यहां पर नेगेटिव हो जाता। क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब जो गेन पॉजिटिव है उसको प्लस कर देंगे, जो गेन नेगेटिव है उसको माइनस कर देंगे। तो इसके लिए भी अगर मैं एक छोटी सी बात आपको ये बोलना चाहूं कि इफ यू हैव 2 or more than 2 blocks in a पैरेलल कनेक्शन, अगर आपको दो या दो से अधिक ब्लॉक्स पैरेलल कनेक्शन के अंदर मिलते हैं तो अगर आप उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं या सिंगल ब्लॉक में बनाना चाहते हैं तो आप सारे गेन्स का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। अब सम के साथ मैं डिफरेंस वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं गेन की बात करता हूं तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता था ना कि G1S को मैं प्लस कर रहा हूं किसके साथ, माइनस में G2S के साथ। तो भाई जो माइनस है वो तो गेन के साथ है, आप तो बेसिकली प्लस ही कर रहे हो। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि जितने भी गेन रहेंगे पैरेलल में उन सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा और एक सिंगल ब्लॉक में बना दूंगा। चलिए इसका भी एक मल्टी एग्जांपल समझ लेते हैं, मल्टी ब्लॉक्स का एग्जांपल। सपोज करिए यहां से मैंने इनपुट भेजा, ये था आपका RS, ठीक है, और यहां पर एक ब्लॉक लग गया, फर्स्ट ब्लॉक ये था आपका G1S। सिमिलरली यहां से एक ब्लॉक आपने निकाला, इसको मैंने बोल दिया G2S। यहां से एक और ब्लॉक निकाला, इसको मैंने बोल दिया G3S और यहां से इसी तरीके से चलता आया ये, और फाइनल एक ब्लॉक मैंने लिया यहां पर GNS के साथ। ये सबके साथ जितने मैंने ब्लॉक्स लगाए हैं ये सब पैरेलल ब्लॉक्स हैं। क्यों, क्योंकि सबके इनपुट में क्या हो रहा है, एक ही वायर से कनेक्शन जा रहा है। मैंने आपको बताया पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। यहां पर आगे अब मैं क्या लेने वाला हूं, एक समर पॉइंट ले लेता हूं जिसमें बहुत सारी वैल्यूज को आप प्लस कर सकते हो। सपोज ये प्लस है, अच्छा यहां पर आपको माइनस का भी एग्जांपल दिखा देता हूं। सपोज ये वैल्यू आपकी माइनस है मतलब ये गेन माइनस है, ठीक है। तो मैंने इसको यहां माइनस ले लिया, इसी तरीके से मैंने यहां पर इसको प्लस ले लिया और इसी तरीके से मैंने फॉर एग्जांपल इसको भी माइनस ले लिया और लास्ट में मेरा आउटपुट क्या निकल करके आया है, यहाँ पर CS निकल करके आया। तो अगर मेरे को इतने बड़े ब्लॉक को एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना होगा तो मैं सारे गेन को क्या कर दूंगा, जो है मतलब जो सिंबल के साथ उसको प्लस करना है माइनस करना है, जो भी सिंबल आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कर देंगे। तो अगर मैं इसको एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो वो सिंगल ब्लॉक बन जाएगा इस तरीके से। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं इसलिए अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, या और बड़ी वैल्यू 4 ब्लॉक हैं तो थोड़ा सा और बड़ी वैल्यू मैं ले लेता हूं और यहां पर मैं ले लेता हूं आउटपुट जो कि है आपका CS दैट इज आउटपुट। फर्स्ट गेन क्या था आपका, फर्स्ट गेन था आपका G1S,
इसको एज इट इज लिखेंगे। सेकंड गेन मैंने आपको बोला था कि इसमें मैं समझाने के लिए माइनस ले लेता हूं, तो मैं यहां पर इसको बोलता हूं G2S। थर्ड गेन मेरा पॉजिटिव था, दैट इज G3S। और सिमिलरली ये भी छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं माइनस में G4S। तो सारे के सारे गेन्स को अगर मैं प्लस कर दूं या सम कर दूं सबका, या जो भी सिंबल है उसके साथ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बेसिकली अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो क्या होगा, ये सारी वैल्यूज पैरेलल कनेक्शन के अंदर मुझे एक सिंपल ब्लॉक या एक सिंपलेस्ट ब्लॉक दे देंगी। यहां तक मैं मानता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं थर्ड पार्ट पे चलता हूं, जो बेसिकली थर्ड पार्ट मेरा है फीडबैक कनेक्शन। अब फीडबैक को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक्स आपके सामने जब आएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि फीडबैक की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो यहां पर मैं समझता हूं सीरीज पैरेलल के बाद नाउ फीडबैक कनेक्शन। फीडबैक मैं आपको बता चुका हूं लास्ट क्लासेस के अंदर क्या होता है, फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहां भी दे देता हूं। अगर आपके ब्लॉक में इनपुट है और आउटपुट है, और अगर आप आउटपुट से एक वैल्यू निकाल करके वापस इनपुट में देते हैं, क्योंकि आउटपुट से रेफरेंस मुझे इनपुट में देना है जिससे आपका डिजायर आउटपुट आपको मिल सके, तो इसको क्या बोलेंगे आप, फीडबैक बोलेंगे। फीडबैक दो तरीके का मैंने आपको बताया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, यहां पर अपन दोनों ही पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। पहले अपन पॉजिटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर जो फीडबैक मैं बनाने वाला हूं वो पॉजिटिव फीडबैक बनाने वाला हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक। अब इसको समझने के लिए समझिए कि यहां पर मैंने एक इनपुट दिया जो कि मेरा क्या था, RS। ठीक है, अब यहां पर मुझे एक समर लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को यहां से वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव यहां पर वैल्यू ली, क्योंकि मैंने पॉजिटिव फीडबैक लिया है तो यहां पर भी पॉजिटिव लूंगा। यहां से मेरा एक गेन निकलेगा जिसको मैं नाम दे देता हूं GS, और यहां से जो मेरा आउटपुट निकल रहा है दैट इज CS, और यहां से जो मेरा गेन आने वाला है पॉजिटिव के ऊपर दैट इज HS। ठीक है, फीडबैक का जो गेन है उसको मैं जनरली H से डिनोट कर सकता हूं, करता हूं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि इसको आप H से ही करेंगे, ये जनरल नोटेशंस हैं। आप चाहें इसको कुछ और लिखना तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आउटपुट की। तो अगर मुझे इसका आउटपुट चाहिए तो मैं थोड़ा सा एक जनरल नोटेशन कर लेता हूं इन चीजों का। यहां से जो इनपुट आया था, यहां से जो ये इसके साथ मिला, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, एक एरर सिग्नल जिसको मैं ES से नाम डिनोट करता हूं। ES जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो बेसिकली मैं मान लेता हूं कि यहां पर मुझे ZS मिलने वाला है। ये देखिए, ये जो नाम मैं रख रहा हूं ना, ये खुद की इच्छा से रख रहा हूं, आप चाहें तो जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूंगा तो आउटपुट क्या है, बेसिकली ZS ही है। ठीक है, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं जो CS है मेरा, वही मेरा यहां से जो आउटपुट निकलने वाला है ZS वही होगा। और ZS बेसिकली था क्या, ZS की वैल्यू थी ये गेन GS मल्टीप्लाइड विद ES। ठीक है, मल्टीप्लाइड विद ES, इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं यहां पर ES फाइंड आउट कर लूं, GS तो गेन है, अगर मैं यहां पर ES फाइंड आउट कर लूं तो मैं बोल सकता हूं कि मैं आउटपुट की तरफ मूव कर रहा हूं, क्योंकि आउटपुट मेरा CS ही था। अब ES को कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हाट शुड बी ES, ES क्या होना चाहिए। यहां पर ES जो एरर सिग्नल है वो मिला किससे, मतलब बना किससे है वो देखेंगे आप। तो यहां पर जो मेरा आउटपुट आ रहा था ZS या CS, कुछ भी बोल सकते हो, ये दोनों एक ही पॉइंट पे, देखो मैंने एक ही पॉइंट पे डिनोट किया है, Z और C दोनों एक ही पॉइंट पे डिनोट किए। आप Z भी यूज कर सकते हो, C भी यूज कर सकते हो। तो यहां जो वैल्यू आई, ये वैल्यू कौन सी आई है आपके पास, ZS। किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, HS के साथ। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये HS डॉट ZS आया सबसे पहले। ठीक है, HS डॉट ZS। तो ये वैल्यू यहां से आई, ये किसके साथ गई, समर मतलब प्लस करना। तो मैंने यहां पर वापस से क्या करा, प्लस करा। प्लस किसके साथ हो रहा है, ये RS के साथ। तो यहां पर मेरे पास क्या मिलेगा, RS के साथ मिलके क्या आउटपुट आया आपका, ES। तो बिल्कुल सही इक्वेशन बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 वापस से मैं एक बार इसको समझा देता हूं। देखिए, आउटपुट जो CS था या जो ZS था वो कैसे बना, ES और GS को मिला करके लीजिए, मैं इसको मार्क भी कर देता हूं। ये जो आउटपुट रहने वाला है, ये आउटपुट इन दोनों वैल्यूज से मिलकर के बना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं ES किससे मिलकर के बना है, ES बना है जो ये आउटपुट ZS आ रहा था, ये ZS मैंने यहां लिखा, इसको इसके साथ लाना है, यहां मिलाना है, और यहां से इसको प्लस करना है। प्लस करने के बाद बेसिकली आपको क्या मिलने वाला है, ES मिलने वाला है। अब इन दोनों इक्वेशन के ऊपर चलते हैं अपन। अगर मैं आउटपुट की बात करता हूं CS की, तो CS मेरा क्या था, या मैं इसको ZS भी नाम, नीचे अगर ZS मैंने नाम दिया तो मैं इसको ZS ही नाम दे देता हूं। ZS ही बेसिकली मेरा CS है, तो ZS इज इक्वल्स टू GS इंटू ES। सो यहां पर मैं बोल सकता हूं ZS इज इक्वल्स टू ES डॉट क्या था, GS, जो मेरा गेन है यहां पर ये। ठीक है, सिमिलरली अब इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करता हूं ES की। तो ES की वैल्यू पुट करनी है तो क्या होगी, HS ZS प्लस RS
एच एस जेड एस प्लस आर एस, यहां पर वापस लिखता हूं मैं, यहां पर इसको जी एस के साथ मल्टीप्लाई था एच एस, ठीक है, एच एस जेड एस प्लस आर एस, एच एस जेड एस और प्लस आर एस, इस तरीके से मैंने लिखा, और ये जेड एस ही है, और जेड एस ही आपका आउटपुट है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है क्योंकि दोनों एक ही वैल्यूज पे थे। अब अगर इधर जेड एस है इधर जेड एस है तो मैं क्या करूंगा, पहले जीएस को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जेड एस इज इक्वल्स टू जी एस डॉट एच एस डॉट जेड एस प्लस आर एस इंटू जी एस भी है यहां पर, तो मैं लिख देता हूं आर एस डॉट जी एस जो फर्स्ट ब्लॉक का गेन था। अब क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है और आउटपुट तो मुझे जेड एस ही निकालना है, तो मैं इस वाली वैल्यू को उठा करके इधर ले आता हूं, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से रीराइट की जा सकती है, जेड एस माइनस जी एस एच एस जेड एस शुड इक्वल्स टू, ये इक्वल के उधर ही रह गया, उधर कौन कौन सी वैल्यू रह गई है, जी एस डॉट आर एस, मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, जीएस को इधर लिख दिया, आरएस को उधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, जेडएस को लेने वाला हूं कॉमन, क्योंकि मुझे वैल्यू ही जेडएस की चाहिए, जेडएस को जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस जीएस एच एस, जीएस एच एस रहा, जेडएस कहां आ गया, जेडएस तो कॉमन आ गया, ठीक है, शुड बी इक्वल्स टू क्या है मेरा यहां पर, जीएस डॉट आर एस। अब मैंने आपको क्या बोला था, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, जेडएस को मैं सीएस से भी रिप्लेस कर सकता हूं, सीएस जेडएस एक ही बात थी, तो अगर मैं जेडएस के अपॉन में आरएस रख दूं, जेडएस अपॉन आरएस शुड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वहां पर, ये हो जाएगा आपका जीएस अपॉन 1 माइनस जीएस एचएस। तो मैंने क्या देखा कि जो मेरा आउटपुट था, या मैं बोलूं कि जो इस फंक्शन का ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव फीडबैक है तो हो जाएगा जीएस अपॉन 1 माइनस जीएस एचएस, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, अगर फीडबैक आपको मिलता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये वो चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं सिमिलरली नेगेटिव फीडबैक की, जैसे हमने सेम पॉजिटिव देखा वैसे ही अब हम नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव फीडबैक को देखने के लिए मैं वापस से यहां पर क्या करता हूं, एक आरएस वैल्यू को डिफाइन करता हूं, यहां पर एक समर लगाता हूं, ये वैल्यू मेरी प्लस में आ रही है, ये वैल्यू मेरी नेगेटिव में आ रही है, यहां से मेरा जो सिग्नल निकला दैट इज ईएस एरर सिग्नल, और यहां पर मुझे एक गेन मिला है, ये है आपका जीएस, और यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, आउटपुट, ये है मेरा सीएस, और यहां से ब्लॉक नहीं छोड़ा, एक ब्लॉक आता है जिसको मैं फीडबैक ब्लॉक बोलता हूं, उसका गेन क्या है, एचएस। वापस से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक के लिए, वो पॉजिटिव फीडबैक के लिए था। नेगेटिव और पॉजिटिव में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था कि फीडबैक जो नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है उसकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, किस तरीके से ये सॉल्व होता है, वही चीज हम यहाँ पर ब्लॉक्स के अंदर पढ़ रहे हैं कि अगर कनेक्शन मुझे सीरीज मिल जाए, पैरेलल मिल जाए या फीडबैक फॉर्म में मिल जाए तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो नेगेटिव के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, यहां पर नेगेटिव आ जाता है, मुझे सीएस निकालना है, तो सीएस शुड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था, ईएस इंटू जीएस, सेम वैल्यूज निकलेंगी, ईएस इंटू जीएस। अब बात आती है, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1, और अगर मुझे ईएस निकालना है, ईएस वो क्या होगा, जो ये सीएस आया, ये सीएस वाला ही तो इनपुट था, मतलब इस ब्लॉक के लिए तो वही इनपुट है ना, हालांकि वो वैसे आउटपुट है इस पूरे सिस्टम का, लेकिन इस ब्लॉक के लिए वो इनपुट है क्योंकि एरो इस तरफ जा रहा है, तो ये इनपुट इससे, जैसे यहां से इनपुट मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे यहां से इनपुट मल्टीप्लाई होगा, तो ईएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एचएस डॉट सीएस, ये मल्टीप्लाई हुई, और प्लस आरएस, ठीक है। अच्छा प्लस क्या, ये चीज तो माइनस में है ना, ये चीज माइनस में है, तो मैं इसको इस तरीके से ना लिख करके कैसे लिखूंगा, थोड़ा सा मैं इसको आगे से लिखता हूं, ईएस, आरएस आपका पॉजिटिव था, आरएस, और ये आपका नेगेटिव था, तो ये वैल्यू एज इट इज क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं, जो ये ईएस की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने वाला हूं, पुट करने के बाद देखते हैं कि इसका ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से निकलता है, या फिर इसकी सीएस की जो आउटपुट वैल्यू है वो किस तरीके से निकलती है। देन सीएस इज शुड बी इक्वल्स टू जीएस डॉट ईएस, ईएस की वैल्यू क्या है, ईएस तो आपका क्या था, आरएस माइनस एचएस डॉट सी एस, इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, इस जीएस को क्या करता हूं, अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, सिंप्लीफाई मुझे हर चीज को करना है तो सिंप्लीफाई मैं करता चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं, यहां देख लेते हैं cs इज इक्वल्स टू, तो मेरा जो आउटपुट है वो cs इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पर gs किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिकली gs, पहले rs से फिर hs cs से, तो gs मल्टीप्लाई हुआ आपका rs के साथ, फिर माइनस में gs डॉट hs डॉट cs था, लास्ट में यहाँ पर cs था, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका cs, ठीक है, यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाने की कोई भी नीड नहीं है, cs, क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफाई हो चुका। अब बात ये cs यहाँ पर है, एक cs यहाँ पर है, उसको उठा करके इधर ले आओ और cs कॉमन भी ले लो, तो जैसे ही cs कॉमन लोगे तो 1 इसका और प्लस ये इधर आ जाएगा, प्लस
GS डॉट HS शुड इक्वल्स टू GS डॉट RS। तो अगर मैं बेसिकली यहाँ पे CS डिफाइन करना चाहूं, व्हाट शुड बी CS, जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहने वाला है, ये रहेगा आपका GS डॉट RS अपॉन 1 प्लस GS HS। ठीक है, ये मेरा फाइनल आउटपुट हुआ। अगर मैं इसको ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, RS को भी CS के डिवाइड में यहां पर कर दूंगा। तो CS बाय RS शुड इक्वल्स टू GS अपॉन 1 प्लस GS HS। अच्छा, आपने जो पॉजिटिव फीडबैक में देखा और जो नेगेटिव फीडबैक में आप देख रहे हैं, यहां पर क्या डिफरेंस आपको नजर आया? सिर्फ एक डिफरेंस आपको नजर आएगा इस प्लस और माइनस का। पॉजिटिव फीडबैक में यहां माइनस होता है, नेगेटिव फीडबैक में यहां पर प्लस होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेसिकली इस किसी भी ब्लॉक का फीडबैक अगर हमें सॉल्व करना होता है या उसका ट्रांसफर फंक्शन हमें निकालना होता है तो हम इस तरीके से निकालते हैं। तो अगर हम याद करना चाहें कि अगर मुझे फीडबैक निकालना है नेगेटिव का, नेगेटिव फीडबैक को अगर सॉल्व करना है तो क्या आंसर होगा, GS अपॉन 1 प्लस GS HS। सिमिलरली अगर मुझे पॉजिटिव फीडबैक निकालना होगा तो क्या आंसर होगा, GS अपॉन 1 माइनस GS HS। तो यहां तक था ऑल अबाउट आपके कनेक्शंस के बारे में, जो कि सीरीज कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, या फिर मैं कहूं कि फीडबैक कनेक्शन होता है। इन कनेक्शन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इनके कुछ अब अपन ये देखते हैं कि जो मेरे पास निकला था, क्या बोलते हैं, लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर के हम अंदर हमने पढ़ा था कि ब्लॉक डायग्राम जब हम डिफाइन करते हैं तो उस ब्लॉक डायग्राम को आप अलग अलग तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जहां पर हम इनका भी यूज कर लेंगे, ये भी देख लेंगे और थोड़ा सा वो भी देख लेंगे कि वो यूनिक किस तरीके से नहीं होता है। तो मैं वापस से वही एग्जांपल लेता हूं जो मैंने लास्ट क्लास में लिया था। सबसे पहले मैं लगाता हूं यहां पर एक रजिस्टेंस, देन एक कैपेसिटर, ठीक है, फिर वापस से मैं एक रजिस्टेंस लगाता हूं यहां पर, फिर वापस से मैं एक ये कैपेसिटर लगाता हूं और यहां पर मैं इसकी आउटपुट वैल्यूज लिख देता हूं। ये जो R है आपका, इसको R डिनोट करते हैं, इसको भी R डिनोट करते हैं, इसको भी C करते हैं, इसको भी C करते हैं। और जो यहाँ पर इनपुट जो वोल्टेज रहने वाली है वो आपकी आ जाएगी VIT के साथ। ठीक है, सबसे पहले टाइम डोमेन में डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी में हम उसे बाद में कन्वर्ट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बता रखा है सारी चीजें किस तरीके से डिनोट होती हैं। यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है उसको डिनोट करोगे V0T के साथ। V0 मतलब आउटपुट, T मतलब टाइम डोमेन के अंदर। ठीक है, अब बात आती है कि इस सर्किट को अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता हूं, मुझे पता है R तो R ही रहता है, मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ाया हुआ है। लेकिन जो C होता है ना, उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो होता है 1/CS। ये मुझे पहले से ही पता है। अब हम इसी डायग्राम को, इसी ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा सा मतलब इस सर्किट को ब्लॉक डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे ही हम इसे ब्लॉक डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे ये यूनिक नहीं आता है ब्लॉक डायग्राम कभी भी। ठीक है, तो अब इसको हम दो तरीके से आज सॉल्व करेंगे, एक KCL लगा करके, एक KVL लगा करके। ठीक है, वैसे तो आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा हुआ है KCL KVL क्या होता है, फिर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ और KVL मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहां पर सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको मैं KVL से स्टार्ट करूंगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे, वो ऐसा बोलते थे कि जो भी सर्किट आप लेते हैं, जो भी क्लोज लूप सर्किट आप लेते हैं, उसके अंदर जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं या जो भी एलिमेंट जो वोल्टेज ड्रॉप करवाते हैं, उन सबकी वोल्टेजेस का अगर मैं सम कर दूं तो वो क्या हो जाना चाहिए, शुड बी इक्वल्स टू 0। तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, यहां पर अगर मैंने वोल्टेज सोर्स यहां पर V लिया है तो मेरे को यहां पर करंट भी फ्लो कराना पड़ेगा। तो पहला करंट मैं यहां पर ले लेता हूं I1T और दूसरा करंट में अपोजिट डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर यहां पर चार्ज हो चुका है। चार्ज होने के बाद ये अब क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो वो करंट मतलब अब वो लोड के बजाय सोर्स की तरीके से बिहेव करेगा, तो करंट फ्लो करवाएगा। और इस करंट को मैं डिनोट कर देता हूं यहां पर I2T के साथ। सारी चीजों को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर डिफाइन करेंगे। तो हर जगह जहां पर T है वहां पर क्या आ जाने वाला है, S आ जाने वाला है। R को R से ही डिनोट करेंगे, C को 1/CS से डिफाइन करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं KVL की। सबसे पहले आप लगाइए KVL इन फर्स्ट लूप। पहला जो लूप आपको दिया हुआ है इसके अंदर KVL लगाने की कोशिश करते हैं। ये है पहला लूप, ठीक है, उसमें मुझे मतलब नहीं है। तो पहले लूप की फर्स्ट वोल्टेज क्या है आपकी, ये है आपकी VIS, फर्स्ट वोल्टेज VIS, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है तो सारी वोल्टेज क्या होंगी, इसके इक्वल होंगी। या फिर अच्छा, अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोला था कि सबका सम 0 हो जाता है। वो एक ही बात है कि यहां पर अगर मैं इस VIS को लिखूं, फिर इसको प्लस करूं, इसकी वोल्टेज को, फिर इसकी वोल्टेज को प्लस करूं और उसके बाद मैं इक्वल्स के उधर भेज दूं, तो एक ही बात रहेगी। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इज इक्वल्स टू। अब यहां पर जो वैल्यू बेसिकली प्लस होने वाली थी, क्योंकि ये लोड है तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू आती, क्या आती यहां पर,
Vs के बाद यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती है, जिसको इक्वल के उधर भेज के पॉजिटिव बना सकते थे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने वाला हूँ Vis, क्योंकि मैं मानता हूं अगर आप कंट्रोल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। ठीक है, तो Vis शुड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इसकी वोल्टेज, इस ब्रांच के अंदर वोल्टेज कितनी है, इस ब्रांच के अंदर वोल्टेज है आपकी R इंटू जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट क्या फ्लो हो रहा है I1S, ये रहा करंट आपका। T को अपन S में तो कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे। अब ये वोल्टेज कैसे निकली, V इक्वल्स टू IR होता है ना, तो यहां पर जो वोल्टेज होगी R इंटू IS। सिमिलरली यहां जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, सबसे पहले तो यहां पर जो रेजिस्टेंस जैसे यहां पर था, यहां पर कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस का जो इंपीडेंस रहने वाला है उसको किस तरीके से हम यहां पर डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया 1/CS करके। ये बेसिकली R की तरह बिहेव करेगा V इक्वल्स टू IR में। अब I इस ब्रांच के अंदर करंट क्या है, तो आप देख रहे हैं इस ब्रांच में एक करंट तो यहां से आ रहा है और एक करंट यहां से आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। इसमें अगर मैं फर्स्ट लूप के अंदर खड़ा हूं इन द सेंस, अगर मैं फर्स्ट लूप सॉल्व कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट लूप के करंट को ही यहां पर प्रायोरिटी दूंगा, मैं उसी को ही डोमिनेट करूंगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट लूप है उसका जो करंट है वो बेसिकली क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है। तो यहां पर मैं यूज करता हूं I1S शुड बी माइनस टू I2S। ये इक्वेशन मेरी हो गई एक इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जब मैं इसको KVL से सॉल्व करता हूं तो यहां पर अब मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए कि मैं यहां पर कौन सा वेरिएबल को यूज करूं। लेट सपोज मैं यहां पर I1 वेरिएबल निकालता हूं। ठीक है, चलिए निकालते हैं I1 वेरिएबल। कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये हो जाएगा VIS इज इक्वल्स टू R I1S प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, I1S अपॉन CS माइनस I2S अपॉन CS। क्योंकि मुझे I1 निकालना है तो I1 को तो एक साथ रखना ही पड़ेगा ना, बाकी सारी चीजों को सेकेंडरी साइड पे भेजना पड़ेगा। तो इन वैल्यूज को तो मैं इधर ही रखता हूं और इसको उठा करके मैं इधर ले आता हूं। तो मैं इस इक्वेशन को वापस से रीराइट करने वाला हूं नेक्स्ट फ्रेम में। तो आप यहां पर समझ लीजिए कि यहां पर मैं I1S को कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, R प्लस 1 अपॉन CS। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि जब मैं I1S को कॉमन लेता हूं तो उसके मल्टीप्लाइड में क्या आ जाता है, R प्लस 1 अपॉन CS, क्योंकि मैंने यहां पर I1S को कॉमन लिया था। तो मैं ये वैल्यू को सॉल्व कर चुका हूं। इक्वल के उधर क्या आने वाला है, VIS प्लस I2S डिवाइड बाय CS। तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू VIS प्लस I2S डिवाइडेड बाय CS। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं इसी इक्वेशन, वैसे तो देखिए इसमें और भी अभी मैं KVL के अंदर और सेकंड लूप को भी सॉल्व करूंगा, फिर आउटपुट वोल्टेज भी निकालूंगा, लेकिन अभी मैं क्या करता हूं, हैंड टू हैंड यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम को टुकड़ों में बनाता जाता हूं ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। तो यहां पर मैंने क्या देखा, अगर मुझे I1S निकालना था तो I1S निकालना है तो I1 को इधर रखो, बाकी सारी चीजों को उधर भेज दो। अच्छा, उधर भेजने से पहले मैं क्या करूंगा, इसका LCM लूंगा। तो LCM लेऊंगा तो यहां पर आ जाएगा नीचे CS और ऊपर आ जाएगा RCS प्लस 1। ठीक है, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब मैं इधर आगे चलता हूं तो यहां पर क्या होने वाला है, VIS माइनस I2S डिवाइडेड बाय CS। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम अभी आप मत दीजिए क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा हूं। I1S की वैल्यू बेसिकली मुझे चाहिए थी, तो I1S इज इक्वल्स टू, सारी चीजें यहाँ डिवाइड में जाएंगी तो ये बनेगा VIS। ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, CS तो चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा RCS प्लस 1। और यहां पर क्या आने वाला है, माइनस में I2S यहां पर था, ये नीचे CS है, ये ऊपर CS जाएगा, तो आपस में एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करेंगे। तो जो बेसिक इक्वेशन बचने वाली है वो आपके पास 1 अपॉन RCS प्लस 1 ही बचेगी। यहां तक कोई डाउट? मैंने देखिए क्या करा, इस इक्वेशन को पहले मैंने एलसीएम ले लिया ऊपर से, तो क्या बना, RCS प्लस 1 डिवाइडेड बाय CS। इसको इधर मल्टीप्लाई करा, इसके साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, CS मल्टीप्लाई हो जाएगा, RCS प्लस 1 नीचे आ जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या होगा, CS से ये वाला CS क्या है, कैंसिल आउट होता है, तो फाइनल इक्वेशन आपके पास ये बचती है। अच्छा, इस इक्वेशन से अब मैं क्या करने वाला हूँ, ब्लॉक डायग्राम बनाने वाला हूँ। तो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए मैंने क्या देखा, मुझे I1S निकालना है। ठीक है, I1S मेरा आउटपुट है, I1S आउटपुट है, किसके साथ मल्टीप्लाई है, V1S VIS जो है, अगर मैं ये बात करूं कि ये जो मेरा रेफरेंस है दैट इज VIS, ये किसके साथ मल्टीप्लाई किसमें होता है, कैस्केड में। अब देखिए एग्जांपल्स अपन हैंड टू हैंड यहां पर करते जाएंगे। तो जैसे ये मल्टीप्लाई है तो मैं बोल सकता हूं यहां पर एक गेन लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है CS अपॉन RCS प्लस 1। ये क्या है, प्लस हो रहा है किसी चीज के साथ, तो बेसिकली यहां पे क्या लगने वाला है, समर लगने वाला है। ठीक है, एडर लगने वाला है। जैसे ही मैं इसको क्या करता हूं, ये वैल्यू तो मेरी पॉजिटिव है और ये वैल्यू मेरी क्या है, नेगेटिव है,
ठीक है, इस नेगेटिव वैल्यू को मैं यहां से नीचे से ले लेता हूं। अब ये नेगेटिव वैल्यू किसके साथ है, क्या ब्लॉक है इसका, इसका ब्लॉक है, ये क्या ब्लॉक है 1 अपॉन RCS प्लस 1, तो मैं यहां लेता हूं 1 अपॉन RCS प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ था, I2 के साथ, तो यहां से क्या आ रहा होगा, I2 आ रहा होगा। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कि जो मैंने ये आधा अधूरा बनाया है अभी इसको अपन कंप्लीट भी करेंगे, ये जो मैंने आधा अधूरा बनाया है उसको मैंने यहां पर ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप देखें जो आपका I1S निकला, जो आपका I1S, अच्छा I1S तो मैंने अभी आउटपुट निकाला ही नहीं है, तो I1S कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, दैट इज I1S। तो ये I1S कैसे निकला है, V1 VIS मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्लॉक के साथ, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। नेगेटिव में क्या आ रहा है 1 अपॉन RCS प्लस 1 I2 के साथ मल्टीप्लाई होकर I2S के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 अपॉन RCS प्लस 1 आ रहा है, माइनस होता है और फाइनल आपको I1S मिल जाता है। तो यहां तक आप बिल्कुल परफेक्ट है, ये ब्लॉक डायग्राम यहां तक आपका बिल्कुल परफेक्ट है। अब बात करते हैं ये जो सर्किट मैंने देखा था इसके अंदर सेकंड लूप के अंदर KVL लगाने की, तो KVL इन सेकंड लूप, तो यहां पर हम पढ़ते हैं अब KVL इन सेकंड लूप। तो KVL मैं आपको बता चुका हूं किरचॉफ वोल्टेज लूप है, ठीक है, इन सेकंड लूप। सेकंड लूप मेरा बना हुआ है, बिल्कुल डायग्राम में आपको यहां पर दिखाता रहूंगा, ये डायग्राम मेरा बना हुआ है सेकंड लूप का। यहां पर भी तो सारी वोल्टेजेस काउंट करूंगा, सारी वोल्टेजेस का सम जीरो करूंगा, तो यहां पर पहले जो कैपेसिटर है इसकी वोल्टेज कितनी है 1 अपॉन CS, तो ये रहेगा। अब बात सेकंड लूप की बात चल रही है, तो सेकंड लूप में कौन ज्यादा होना चाहिए करंट, I2 माइनस I1, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि 1 अपॉन CS, ठीक है, 1 अपॉन CS मल्टीप्लाइड होगा I2S माइनस I1S, ये तो आपका हुआ फर्स्ट वोल्टेज, पहले जो एलिमेंट है उसकी वोल्टेज। सेकेंड एलिमेंट की वोल्टेज क्या होगी, R के साथ कौन मल्टीप्लाई, सिर्फ I2 मल्टीप्लाई है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं प्लस R इंटू I2S और प्लस थर्ड वाला जो पार्ट मेरा बचा है दैट इज कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के भी ऊपर तो एक ही करंट चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन CS इंटू I2S, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन CS इंटू I2S। इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई, यहां पर 2 आ गई। अब आप देखें जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया था, इस ब्लॉक डायग्राम में मैंने कहां तक छोड़ा है, इसको I2 को छोड़ा है, तो मैं यहां से क्या निकाल लेता हूं, I2 निकाल लेता हूं। I2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सारी इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 1 अपॉन CS किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, I2S के साथ, माइनस I1S अपॉन CS प्लस R इंटू I2S प्लस 1 अपॉन CS I2S इज इक्वल्स टू 0 नहीं लगाया है, बहुत बड़ी गलती, इज इक्वल्स टू 0 लगेगा, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ में यही होता था कि सारी वोल्टेजेस का सम क्या हो जाता था, 0 हो जाता। यहां पर मैं I2S कॉमन लेता हूं, चलिए I2S जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या क्या वैल्यू बचने वाली है, 1 अपॉन CS, तो ये रहा भाई साहब, ठीक है, इसमें I2 है नहीं, इसमें I2 है, तो यहां पर R आ गया, इसमें I2 है, तो यहां पर 1 अपॉन CS क्या हो गया, वापस से आ गया। इस माइनस को मैं इक्वल के उधर भेजने वाला हूं, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा I1S अपॉन CS। बेसिकली मुझे निकालना क्या है यहाँ पे I2, तो I2 निकालना है, तो जितनी भी चीजें इसके साथ मल्टीप्लाई है उस सबको क्या करूंगा, उधर भेजूंगा। उधर भेजने से पहले मैं यहाँ LCM लेता हूँ, तो I2S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे LCM आएगा CS का, ठीक है, तो ये बन जाएगा RCS, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, तो बेसिक आंसर आपका निकलेगा RCS प्लस 2 इज इक्वल्स टू I1S अपॉन CS। अब I2 मुझे अकेला चाहिए, तो मुझे I2 को यहां रखना है, बाकी सारी चीजों को उधर भेजना है, तो यहां पर मैं वैल्यू क्या निकलने वाला हूं, I2S इज इक्वल्स टू क्या था, देखिए ये वैल्यू थी आपकी I1 अपॉन CS, तो यहां पर हो जाएगा I1S अपॉन CS मल्टीप्लाइड विद, ये सारी की सारी चीजें उधर जाने वाली हैं, तो ऊपर जाएंगी, ये क्या वैल्यू देगी CS अपॉन RCS प्लस 2, यहाँ CS से CS कैंसिल आउट होता है, तो फाइनल इक्वेशन आपके पास बचती है I2S शुड इक्वल्स टू I1S मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन RCS प्लस 2। अब चलते हैं वापस से ब्लॉक डायग्राम के ऊपर, जो पहला ब्लॉक डायग्राम हम बना चुके हैं उसी के आगे बनाएंगे। तो ये ब्लॉक डायग्राम मेरा था VIS, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक फाइनल बड़े पेज पे बना लेता हूं ताकि मैं तीनों इक्वेशंस को मर्ज कर सकूं। ये इक्वेशन एक निकली, एक इक्वेशन आगे निकली, एक इक्वेशन अभी मैं निकालूंगा। तो पहली इक्वेशन का जो ब्लॉक डायग्राम है हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। VIS इज इक्वल, VIS जो है सिंगल ब्लॉक पे बनाता हूं मैं यहाँ पर, ये मेरा क्या है, VIS इनपुट है जो कि एक गेन के साथ मल्टीप्लाई है, और वो गेन क्या है बेसिकली आपका यहाँ पर देखेंगे CS अपॉन RCS प्लस 1।
यहाँ पर हो गया आपका CS अपॉन RCS प्लस 1। यहाँ से आपका कुछ निकला आउटपुट, वो आउटपुट क्या निकला है, जो भी निकला है उसको प्लस और माइनस करके मैंने समर में दिया है, और वहाँ से जो आउटपुट निकला है वो I1S है। ये मैंने करा यहाँ पर पॉजिटिव, ये मैंने करा यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ से वैल्यू निकली है आपकी I1S। देखिए ये वैल्यू I1S निकली, नीचे से आ रही है I2, किसके साथ मल्टीप्लाई है, 1 अपॉन RCS प्लस 1 के साथ। I2 जो आ रहा है 1 अपॉन RCS प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपॉन RCS प्लस 1, और ये वैल्यू क्या है, I2 के साथ है। ठीक है, अब जो सेकेंड इक्वेशन मैंने निकाली थी इसको सॉल्व करते हैं। I2 आपको आउटपुट में निकालना है, आउटपुट में I2 निकालना है, इसका मतलब 1 अपॉन RCS प्लस 2 इंटू I1 होना चाहिए। तो I1 के साथ, I1 का है ये रहा, I1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसको मैं वापस लिखता हूं यहाँ पर I1S, इसके साथ कुछ एक गेन मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए कौन सा गेन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो रहा है 1 अपॉन RCS प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन RCS प्लस 2, और इसका जो आउटपुट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ये मल्टीप्लाई हुआ, आउटपुट क्या निकला I2 जो आउटपुट निकला है, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं I2S। अब आप देखिए ये भी I2S था, तो मतलब मैं इसको यहां से ऐसे निकाल सकता हूं, कोई बड़ी बात ही नहीं है इसमें, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहां तक भी आपका ब्लॉक डायग्राम बिल्कुल सही है। अब चलते हैं एक इक्वेशन को और अपन, क्योंकि केवीएल की बात करें तो केवीएल में सब कुछ लेना पड़ेगा। यहां वोल्टेज ले लिया आपने, यहां वोल्टेज ले लिया आपने, भाई लास्ट वाला लूप भी तो है, मान लिया वो क्लोज लूप नहीं है, ओपन है मान लिया, लेकिन यहां पर भी तो वोल्टेज होगी। CS के जो कैपेसिटर यहां लगा हुआ है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होने वाली है, तो कैपेसिटर की वोल्टेज क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि ये जो V0 है यही तो आउटपुट वोल्टेज कैपेसिटर के ऊपर है, तो V0 क्या हो जाएगा 1 अपॉन CS इंटू I2S, क्योंकि कैपेसिटर के साथ तो सिर्फ भाई करंट ही मल्टीप्लाई है। तो ये जो इक्वेशन थी आपकी, ये थी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब जो लास्ट आउटपुट आपका निकला है V0S क्या निकला है आपका, ये निकला है 1 अपॉन CS मल्टीप्लाइड विद I2S, इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने क्या देखा, जो आउटपुट I2 निकला, I2 उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1 अपॉन CS के साथ। चलिए देखते हैं, जो I2 निकला है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 अपॉन CS के साथ, और क्या निकाल देता हूं, आउटपुट वोल्टेज V0S निकाल देता हूं। यहां पर आपका ये ब्लॉक डायग्राम एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब आप कंपेयर कीजिए, लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने ये बनाया था, ठीक है, वो अलग तरीके से बनाया था, यहां जो बना ये अलग तरीके से बना, लेकिन सबका सॉल्यूशन क्या होगा, जब हम ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करेंगे सबका सॉल्यूशन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, ये स्लाइड आप ध्यान रखेंगे एक तो। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसको हम केवीएल से नहीं केसीएल से सॉल्व करेंगे, सेम एग्जांपल को। तो वापस से मैं यहां एक डायग्राम बनाने वाला हूं, सेम डायग्राम रहेगा। सबसे पहले एक रेजिस्टेंस आएगा, फिर एक कैपेसिटर आएगा, ठीक है, फिर यहां पर रजिस्टर नंबर 2 आएगा, फिर वापस से एक कैपेसिटर आएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर आप हर बार R को R ही लिखते हैं, C को C लिखते हैं, C1 C2 R1 R2 क्यों नहीं लिखते? भाई लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो जहां पर मैं CS को जोड़ करके 2CS बना लूंगा, या 2C बना लूंगा, या 2R बना लूंगा, वहां पे R1 R2 चलता रहेगा, मतलब प्लस में, और C1 प्लस C2 इस तरीके से जो भी वैल्यू आएंगी वो चलती रहेंगी। यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। ये नोटेशन मैं अपने अकॉर्डिंग लेता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये R हुआ, ये C हुआ, ये R हुआ, ठीक है। यहां पर आपकी इनपुट वोल्टेज हो गई VIT के साथ, और यहां पर आउटपुट वोल्टेज हो गई है V0 और T के साथ। अब बात आती है वापस से, करंट तो फ्लो होगा ही, बिल्कुल होगा। तो यहां से एक करंट फ्लो हुआ I1T, और यहां से एक करंट फ्लो हुआ I2T, ठीक है। अब मैं लगाने वाला हूं यहां पर KCL। तो KCL से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो KCL क्या बोलता है, इसको पहले समझे। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ ये होता है कि अगर किसी नोड पे, नोड क्या होता है, नोड होता है जहां पर एक या मतलब दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस आकर के एक तरीके से मिलती हैं, ठीक है, वो नोड कहलाता है। तो किसी भी नोड पे जितने भी करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं, जितने भी करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं, उन सबका सम, उन सबका टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहां से नोड उठाता हूं ये वाली, ठीक है, ये नोड उठाता हूं। नोड उठाने के लिए मुझे इसकी वोल्टेज को मानना पड़ेगा। मैं लेट कर लेता हूं कि इस नोड की वोल्टेज है V1T, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सबको एस में कन्वर्ट करूंगा ही करूंगा, आपको पता है टाइम डोमेन को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है इस ब्रांच में क्या करंट है, इस ब्रांच में क्या करंट है, इस ब्रांच का करंट आप निकालना चाहते हैं तो V इज टू आई, हर जगह ओम्स लॉ आप लेकर के चलेंगे। क्या होता है ओम्स लॉ, V इज टू आई एंड आर। आई आप निकालना चाहते हैं तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। एग्जैक्टली यही करना है। तो इस ब्रांच का करंट अगर हम निकालना चाहते हैं तो इस ब्रांच के
दोनों नोड पे दोनों तरफ वोल्टेजेस क्या हैं, यहां वोल्टेज है Vi और यहां वोल्टेज है V1। अगर मैं नोड ये ले रहा हूं तो मैं वोल्टेज किसको हायर लेकर के चलूंगा, जो मैंने मानी है इस नोड की वोल्टेज V1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि V1, अच्छा T नहीं लेंगे ना, S लेंगे, V1S माइनस VIS अपॉन R। भाई ऐसा क्यों करा, I इजिकल्स टू V बाई R तो होता है, तो यहां पर V हो गया अपॉन R हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस कर दीजिए इसको, इस वाली ब्रांच की वोल्टेजेस देखिए पहले, सॉरी करंट देखिए, इस ब्रांच का करंट देख लिया, अब इस ब्रांच का करंट देखते हैं। इस ब्रांच का करंट में क्या मान के चलता हूं, ये जो कैपेसिटर है इसके साथ जो वोल्टेज है किस तरीके से बिहेव करेगा, V अपॉन R की तरह। तो V1 अपॉन S अपॉन, मतलब V1S अपॉन क्या हो जाएगा R क्या है यहाँ पर, R तो यहाँ पर है 1 अपॉन CS, जो कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूं ताकि हर एक चीज छोटे छोटे रूप में आपको समझ में आती रहे। सिमिलरली इस ब्रांच का करंट निकाल लिया, अब इस ब्रांच का करंट निकालते हैं। मैं मान के चल रहा हूं सारी करंट जो है नोड की तरफ आ रहे हैं, ताकि सबका टोटल क्या कर दूंगा, मतलब क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, ठीक है। इस ब्रांच में जो एलिमेंट लगा हुआ है वो क्या है, R, ठीक है। सेम वही पैटर्न है, यहां पर आपकी V1 वोल्टेज है और यहां पर क्या वोल्टेज है, सेम वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज है वही तो वोल्टेज यहां पर होगी। तो मैं बोल सकता हूं, अच्छा अब इसमें वापस से मैं किसको बड़ा मानूंगा, V1, ये जो मैंने लेट किया है V1, इसको बड़ा मानूंगा, तो ये हो जाएगी V1S माइनस V0S अपॉन क्या हो जाएगी R इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर 0। तो ये मैंने फर्स्ट नोड के ऊपर, फर्स्ट नोड मतलब जो नोड मैंने यहाँ पर डिफाइन की थी उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, KCL लगा दिया, किरचॉफ करंट लॉ लगा दिया। तो यहां पर मैंने क्या करा, जितने भी करंट्स सारे आ रहे थे सारे के सारे करंट्स को यहां पर मैंने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। यहां पर आपको कोई दिक्कत है समझने में तो बताएं। यहां पर अब मैं क्या डिफाइन करने वाला हूं, मैं यहां पर V1S की वैल्यू को निकालने वाला हूं। देखिए ब्लॉक डायग्राम क्यों अलग हो रहे थे, क्यों यूनिक नहीं थे, मैं V1S निकालने वाला हूं, हो सकता है कोई VIS निकाल के सॉल्व करे, हो सकता है कोई I1 से सॉल्व करे, अच्छा I1 तो इसमें है ही नहीं, VI से सॉल्व करे या V1 से सॉल्व करे, कैसे भी कर सकता है। मैं यहाँ पे V1 लेता हूँ, V1 सॉल्व करने के लिए मैं सारे V1s को एक साथ ले लूंगा, बाकी सारी चीजों को उधर भेज दूंगा। तो यहां पर देखते हैं क्या क्या वैल्यू है, V1S अपॉन R माइनस VIS अपॉन R प्लस V1S इंटू CS, इसको मैंने ऊपर भेज दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहा हूं, प्लस V1S अपॉन R माइनस V0S अपॉन R इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अब मैं क्या करूंगा, सारे V1S को यहां पर मैं कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही मैं V1S को कॉमन लेता हूं, देखिए यहां पर V1S है, तो यहां पर V1S की वैल्यू क्या है, मतलब क्या कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 1 अपॉन R बचा। ये VI है, इसको मैं नहीं छेड़ता, चलने दीजिए। ये क्या है, V1S कॉमन हुआ तो क्या बचा, प्लस में CS, मैं इसको यूज ले चुका हूं, इसको यूज ले चुका हूं। अब बचा V1S वापस यहां पर, तो यहां पर वापस से मेरे पास 1 अपॉन R बचेगा और V0 है, चलिए उसको भी उधर रहने दीजिए। बाकी क्या वैल्यू बची, माइनस में VIS बाई R, माइनस में V0 बाई R, इसको उधर भेज दीजिए आप। तो इज इक्वल्स टू यहां पर क्या बन जाएगा आपका, VIS अपॉन R प्लस V0S अपॉन R। ये दोनों वैल्यू नेगेटिव में थे, जो उधर जाकर के क्या बन गई है, पॉजिटिव बन गई है। अब V1S मुझे चाहिए था, तो यहां पर एलसीएम लेता हूं, फिर सारी की सारी चीज उधर भेज देता हूं, जैसे पहले किया था वही सेम टू सेम चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूं। तो ये क्या बन जाएगा, V1S एलसीएम क्या आएगा आपका R एलसीएम आता है तो यहां पर R आएगा ही आएगा, ये 2 बनेगा ही बनेगा, तो क्या बन जाएगा RCS प्लस 2, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा आपका VIS बाई R और प्लस में V0S बाई R। ये R है, ये R है, ये R है, सब आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये आपको पता है, मैथमेटिकल फॉर्म आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना जानते हैं। तो फाइनल जो मेरे पास इक्वेशन आने वाली है वो आ जाएगी V1S मल्टीप्लाइड विद RCS प्लस 2 इज इक्वल्स टू RCS प्लस 2 इज इक्वल्स टू VIS प्लस V0S। ये बनेगा आपका VIS प्लस V0S। ये बनी आपकी फाइनल इक्वेशन नंबर 1। अब जैसा मैंने पहले किया था, अच्छा फाइनल नहीं बनी, अभी इसको V1S के साथ जितनी भी चीजें उसको वहां डिवाइड करना है। तो ये बनेगा V1S इज इक्वल्स टू VIS अपॉन RCS प्लस 2 माइनस नहीं है प्लस है V0S डिवाइडेड बाय RCS प्लस 2। ये बनी है मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये नहीं है, ठीक है। इसका जितना हम इक्वेशन लिख चुके हैं इतना ब्लॉक डायग्राम अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, देखा सबसे पहले मैंने कि मुझे निकलना, मेरा जो आउटपुट आएगा वो V1S है, लेकिन किससे मिल रहा है, वो VIS के साथ। तो जो सबसे पहले लाइन मैंने बनाई, ये मैंने बनाई VIS, ये किसके साथ मल्टीप्लाई है,
मल्टीप्लाई मतलब कैस्केड है, किसके साथ कैस्केड हो रखा है, RCS प्लस 2 के साथ, ठीक है। फिर ये प्लस हो रहा है किसी चीज के साथ, तो भाई यहाँ पर समर ले लेते हैं अपन, ये वैल्यू प्लस है और ये वैल्यू भी प्लस है, क्योंकि ये प्लस हो रहा है यहाँ पर। किसके साथ हो रहा है ये, तो ये हो रहा है आपका 1/RCS प्लस 2, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई था आपका, V0S, और जो आउटपुट आपका निकल करके आया दैट इज V1S। सेम वही की वही चीज है, क्या हो गया है, वहां पर करंट चल रहे थे, यहाँ पर वोल्टेज चल रही हैं, नोटेशंस अलग हो गए हैं, रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया है, तो हर स्टूडेंट का आंसर भी अलग आ सकता है, यूनिक ब्लॉक डायग्राम नहीं होगा। लेकिन जब आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो वो यूनिक होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा कि अलग अलग तरीके की चीजों का जब ट्रांसफर फंक्शन निकाला जाता है तो सेम कैसे आ जाता है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम मैंने इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम बना लिया है, उतनी चीजों का जितनी चीजें मैं यहां पर डिफाइन कर चुका हूं। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं, जो नेक्स्ट इक्वेशन मेरी जब मैं यहां पर KCL लगा चुका हूं, तो ये सारी ब्रांचेस यूज कर चुका हूं, इस ब्रांच को अभी तक यूज नहीं किया है, तो इस ब्रांच के ऊपर अब देख लेंगे। सबसे लास्ट में मेरी क्या वैल्यू आ रही है, V1S आ रही है, तो V1S के साथ मैं इसको किस तरीके से यूज कर सकता हूं, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि जो आउटपुट मेरा निकल करके आ रहा है उसको मैं यहां पर किस तरीके से यूज कर सकता हूं। तो मैं यहां पर अब क्या करने वाला हूं, जो मैंने यहां पर वैल्यू देखी, जो मेरा ब्लॉक डायग्राम यहां पर बना था, इस ब्लॉक डायग्राम में मैंने देखा कि V1S मेरा अकेला बचा हुआ है यहां पर, और V0S अकेला बचा हुआ है, तो मैं कुछ ऐसा रिलेशन निकालने की कोशिश करूंगा जिसमें V1 भी आ जाए और V0 भी आ जाए। तो चलते हैं वापस इस डायग्राम के ऊपर। तो यहां पर मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे को ना इसकी वैल्यू निकालनी है V0 की। V0 क्या है, आपकी आउटपुट वोल्टेज। इस आउटपुट वोल्टेज को निकालना है, मतलब यहां जो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है इसको निकालना है। इस पॉइंट पे वोल्टेज आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना पड़ेगा, और वोल्टेज डिवाइडर रूल आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरीके से लगता है। तो यहां पर वोल्टेज क्या है, मेरी V1 वोल्टेज है, इस नोड पे मेरी क्या वोल्टेज आने वाली है, V0 वोल्टेज आने वाली। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या बोलेगा, तो ये जो V0 रहने वाला है, ये V0 कुछ इस तरीके से रहेगा कि जो V0 मैं यहां पर S निकालूंगा वो क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर पहले समझ लीजिए आप किस तरीके से होता है। ये जो V1 है, मेरे पास यहां पर दो एलिमेंट लगे हुए, एक R लगा हुआ है, एक C लगा हुआ है, मेरे को इसकी वोल्टेज निकालनी है। तो यहां जो वोल्टेज है ना V1, वो पहले मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, और अपॉन में इन दोनों का क्या हो जाएगा, इंपीडेंस का सम हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि V0S शुड बी इक्वल्स टू V1S मल्टीप्लाइड विद कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है इस ब्रांच में, जिसकी अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं उस ब्रांच में कौन सा एलिमेंट है, C। तो C को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/CS के साथ, और अपॉन में क्या आ जाएगा, दोनों का सम। ये क्या है R और ये क्या है C, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, R प्लस 1/CS। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2, फाइनल इक्वेशन। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर पता चलेगा कि फाइनल इक्वेशन आती क्या है। तो यहां पर अगर मैं V0S इज इक्वल्स टू V1S करता हूं, यहां मैं ले लेता हूं LCM लेकर के ये क्या बन जाएगा, 1/CS अपॉन RCS प्लस 1/CS। CS से बेसिकली क्या होगा, CS यहां पर कट जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन बनती है V0S इज इक्वल्स टू V1S, और ये ऊपर गया ये नीचे आएगा, तो ये बनेगा 1/RCS प्लस 1। ये आपकी फाइनल इक्वेशन यहां पर आकर के बनी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ये देखूंगा कि ब्लॉक डायग्राम के अंदर मैं इसको किस तरीके से सेट कर सकता हूं। तो मैंने देखा V1 जो है ना, V1 उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1/RCS प्लस 1। तो लास्ट जो मैंने डायग्राम बनाया था यहां आ जाइए, तो V1 के साथ कॉल मल्टीप्लाई था 1/RCS प्लस 1। तो मैं यहां पर ले लेता हूं 1/RCS प्लस 1। ये किसके साथ मल्टीप्लाई था, V1S के साथ, बिल्कुल मल्टीप्लाई है। और आउटपुट में क्या निकल रहा था, V0, तो ये मैंने बना दिया V0 कहां है, ये रहा, तो मैंने इसको यहां मिला दिया। ये आपका फाइनल ब्लॉक डायग्राम बना है जब आप उस सर्किट को, जिसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए थे, दो कैपेसिटेंस लगे हुए थे, उसको सॉल्व करते हैं KCL के थ्रू। अब मैं आपको दोनों का कंपैरिजन दिखा देता हूं। एक ब्लॉक डायग्राम तो हमारा ये बना है, देखिए ये हमारा था KVL के साथ, ठीक है। इसमें मैंने VIS लिया था, ये मल्टीप्लाई, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, नीचे से I2S मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, और I1S निकलता था, I1S मल्टीप्लाई होता था इसके साथ, I2 निकलता था, I2 मल्टीप्लाई होता था 1/CS के साथ, V0 निकलता था। एक तो ये ब्लॉक डायग्राम बना सेम सर्किट का, और एक सेम सर्किट का डायग्राम बना इस तरीके से कि VIS जो है मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, आगे जाएगा,
V0s के साथ आकर के प्लस होगा, फिर V1s इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर आउटपुट निकलेगा। अब आप इन जब दोनों सर्किट को सॉल्व करेंगे, दोनों ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करेंगे, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा, एकदम सेम आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि ब्लॉक डायग्राम के कनेक्शन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, फीडबैक कनेक्शन क्या होता है, और किस तरीके से अगर मैं एक ही सर्किट को अलग अलग तरीके से सॉल्व करता हूं या वेरिएबल अलग अलग मानता हूं। देखिए मैंने इस सर्किट के अंदर जो वेरिएबल दिया था आपको, ये VI तो इनपुट था, ये तो वेरिएबल मान नहीं सकते, ठीक है। वेरिएबल क्या था, एक तो आउटपुट वोल्टेज आपकी वेरिएबल थी, एक आपकी इनपुट वोल्टेज वेरिएबल थी, एक आपकी आउटपुट वोल्टेज वेरिएबल थी। किसी बच्चे ने इसको केवीएल से सॉल्व किया तो इन तीनों चीजों से सॉल्व कर लिया, किसी ने केसीएल से सॉल्व करना चाहा तो उसने एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया यहां पर, जो कि क्या था यहां पर V1t, ठीक है। केवीएल में करंट्स की आपको यूज हुआ, केसीएल के अंदर आपको वोल्टेजेस का यूज हुआ तो उसने V1 बना दिया। तो यहां पर जितने वेरिएबल अलग अलग होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो क्या करेंगे, अलग अलग वेरिएबल मानेंगे, अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और अलग अलग तरीके से अलग अलग डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम बना पाएंगे। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि ब्लॉक डायग्राम आपका यूनिक नहीं होता है। यहां पर हमने ये भी समझ लिया कि ब्लॉक डायग्राम की यूनिकनेस क्यों नहीं है, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन बिल्कुल यूनिक होगा। ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।